नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसे ही खास जानकारियों के बारे में। पहला दोस्तों, क्या आपने चौक को देखा है? अजीब सवाल है ना, पर चौक जिसे हम स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वह चौक, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे बनता है, कहाँ से आता है और इसे कभी कभार हम खा भी जाते हैं, तो इससे कुछ नुकसान हो सकता है या नहीं? आइए चलते हैं इसके बारे में जानने। चौक चूने की मिट्टी से बनता है जो सही परिस्थितियों में समुद्र तल पर जम जाता है। यह तब भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा चट्टान में तब्दील हो जाता है। जैसे जैसे अधिक तलछट ऊपर बनती है और जैसे जैसे समुद्र तल कम होता जाता है, चूने की मिट्टी को गर्मी और दबाव के अधीन किया जाता है जो पानी को हटा देता है और तलछट को चट्टान में जमा देता है। यदि चौक को अधिक ताप और दबाव के अधीन किया जाए तो यह मार्बल बन जाता है। चूने की मिट्टी प्लैंकटन के सूक्ष्म कंकालों से बनती है जो ऊपर सूरज की रोशनी वाले पानी से समुद्र तल पर बरसते हैं। कोकोलिथोपोर्स चौक बनाने वाले प्लैंकटन का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। प्रत्येक लघु व्यक्ति के पास एक गोलाकार कंकाल होता है जैसे कोकोस्फीयर कहा जाता है, जो कोकोलिथ्स नामक कई कैल्शियम डिस्क बनाते हैं। मृत्यु के बाद अधिकांश कोकोस्फीयर और कोकोलिथ अपने घटकों में ढह जाते हैं। 100 से 60 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस अवधि के दौरान अधिकांश चौक बनते हैं और इस युग के चौक दुनिया भर में पाए जाते हैं। क्रिटेशियस चौक एक ऐसी अवधि को रिकॉर्ड करते हैं जब वैश्विक तापमान और समुद्र का स्तर असाधारण रूप से उच्च था। यह सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के टूटने के साथ मेल खाता है जो आज के महाद्वीपों को बनने के लिए टूटा गया था। जैसे जैसे महाद्वीप अलग होते हैं उनके बीच एक महासागर बनता है और नीचे से ऊपर उठने वाले मैग्मा द्वारा प्रसार की रेखा के साथ नया महासागर तल जुड़ जाता है। जैसे जैसे महाद्वीप क्रिटेशियस में अलग अलग होते गए, मैग्मा की एक बहुत बड़ी मात्रा ऊपर उठकर नए महासागर तल का निर्माण करने लगी, जिसे सुपर प्लूम घटना के रूप में जाना जाता है। मध्य महासागर की लकीरें सूज गई और बड़ी मात्रा में मैग्मा समुद्र तल पर कहीं और फैल गया। महाद्वीपों पर पानी का विस्थापन, ज्वालामुखी गतिविधि ने ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्पादन किया, जिससे तापमान बढ़ाया, बर्फ को ध्रुवों पर बनने से रोका और इस प्रकार समुद्र के स्तर को ऊंचा रखा। चौक बाढ़ वाले क्रिटेशियस महाद्वीपों के समुद्री मार्ग में बनता है। चौक सफ़ेद है क्योंकि यह समुद्री प्लैंकटन के रंगहीन कंकालों से बना होता है। बहुत से चूना पत्थर के बारे में भी यह बात लागू होती है, तो वे सभी सफ़ेद क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है कि अधिकांश चूना पत्थर में अशुद्धियाँ होती है, जैसे भूमि से प्राप्त मिट्टी या ऑर्गेनिक, जो उन्हें रंग देते हैं। क्रिटेशियस चौक अशुद्धियों से मुक्त हैं क्योंकि समुद्र का सतह बहुत अधिक था, इसलिए अन्य तलछट की आपूर्ति करने के लिए बहुत कम भूमि थी। जैसा कि महाद्वीप मार्जिन में बाढ़ आ गई थी, अधिकांश भूमि बहुत दूर थी। क्रिटेशियस समुद्री तल भी बहुत सक्रिय था, इसलिए कोई भी कार्बनिक पदार्थ जल्दी से टूट जाता था। परिणाम एक बहुत ही शुद्ध चूने की मिट्टी थी जो लगभग पूरी तरह से प्लैंकटोनिक कंकालों से बनती है। चौक क्लिफ इंग्लैंड के दक्षिण और पूर्वी तटों की एक परिचित विशेषता है और चौक डाउनलैंड, डेवोन या यॉर्कशायर के बीच और दक्षिण पूर्व की काउंटी में चलता है। चौक लंदन, उत्तरी सागर और चैनल के नीचे भी भूमिगत है। इंग्लैंड में चौक समूह को 3 संरचनाओं में बांटा गया है: ऊपरी चौक, मध्य चौक और निचला चौक। चौक मूल रूप से क्षैतिज था, लेकिन पिछले 30 मिलियन वर्षों में महाद्वीप आंदोलन द्वारा दक्षिणी इंग्लैंड के अन्य स्तरों के साथ जोड़ दिया गया है। इस अवधि के दौरान अफ्रीका यूरोप में धकेल रहा है और आल्प्स बना रहा है। ब्रिटेन प्रभाव के स्थल से बहुत दूर है, इसलिए विरूपण बड़े कोमल सिलवटों धीरे धीरे ऊपर उठने और जल्दी से मिटने से अधिक सूक्ष्मता से व्यक्त किया जाता है। उत्तर और दक्षिण डाउन एक महान गुंबद जैसे तह के विपरीत पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा दोस्तों, क्या आप जानते हैं शैम्पू की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जी हाँ दोस्तों, बालों धोने वाला शैम्पू। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों और उनके अर्क का उपयोग शैम्पू के रूप में किया जाता रहा है। शैम्पू की पहली उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी। सपिंडस को सूखे भारतीय आंवला और अन्य जड़ी बूटियों के चयन के साथ उबालकर एक बहुत ही प्रभावी शुरुआती शैम्पू बनाया गया था, जो कि छने हुए अर्क का उपयोग कर रहा था। सपिंडस, जिसे सोपबेरी या
सोपनट्स के रूप में भी जाना जाता है। भारत में व्यापक रूप से एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुसुना संस्कृतः क्षुण कहा जाता है और इसके फलों के गूदे में सैपोनिन होते हैं जो एक प्राकृतिक सर्फेक्टेंट होते हैं। सोपबेरी का अर्क एक झाग बनाता है जिसे भारतीय ग्रंथों में फेनाका कहा जाता है। यह बालों को मुलायम, चमकदार और प्रबंधनीय बनाता है। बालों की सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उत्पादों में शिकाकाई, हिबिस्कस के फूल, रीठा और अराप्पू शामिल थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु ने 16वीं शताब्दी में साबुन के पेड़ और साबुन का उल्लेख किया था। अपने दैनिक स्नान के दौरान बाल और शरीर की मालिश को साफ करना भारत में शुरुआती औपनिवेशिक व्यापारियों का एक भोग था। जब वे यूरोप लौटे तो उन्होंने नई सीखी हुई आदतों को पेश किया जिसमें बाल उपचार भी शामिल था, जिसे वे शैम्पू कहते थे। एक बंगाली यात्री, शल्य चिकित्सक और उद्यमी साके डिन मोहम्मेद को ब्रिटेन में शैम्पू या शैम्पू करने की प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 1814 में मोहम्मेद ने अपनी आयरिश पत्नी जेन डेली के साथ इंग्लैंड में ब्राइटन में पहला व्यावसायिक शैम्पूइंग वास्प मालिश स्नान खोला। उन्होंने एक स्थानीय पत्र में उपचार का वर्णन द इंडियन मेडिकेटेड वेपर बाथ के रूप में किया है जो कई बीमारियों का इलाज है और जब सब कुछ विफल हो जाता है तो पूरी राहत देता है, विशेष रूप से आमवती और लकवाग्रस्त गाउट, कठोर जोड़ों, पुराने मोच, लंगड़े पैर दर्द और जोड़ों में दर्द। यूरोप में शैम्पू के शुरुआती चरणों के दौरान अंग्रेजी हेयर स्टाइलिस्ट ने पानी में शेव किए हुए साबुन को उबाला और बालों को चमक और खुशबू देने के लिए जड़ी बूटियां मिलाई। व्यावसायिक रूप से निर्मित शैम्पू 20वीं शताब्दी के अंत में उपलब्ध था। अमेरिकन मैगजीन मैक्रैथोक्स शैम्पू के लिए 1914 के एक विज्ञापन में शिविर में युवतियों को एक झील में कैंथ्रोक्स से बाल धोते हुए दिखाया गया था। 1914 में रेक्सल द्वारा पत्रिका के विज्ञापनों में हार्मनी हेयर ब्यूटीफायर और शैम्पू को चित्रित किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह शैम्पू हमारे भारत से दूसरे देशों में पहुंच गई। तीसरा, दोस्तों, क्या आप एक स्वचालित टेलर मशीन या कैश मशीन, जिसे आज हम एटीएम कहते हैं, की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसके बारे में आप जानते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार उपकरण है जो वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को किसी भी समय नकद निकासी, जमा, धन हस्तांतरण, शेष पूछताछ या खाता जानकारी पूछताछ जैसे वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाता है, समय और बैंक कर्मचारियों के साथ सीधे बातचीत की आवश्यकता के बिना ही। जापान, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम में बैंकरों की जरूरत से समय के बाद बाहर नकद वितरण का विचार विकसित हुआ। 1960 में लूथर जॉर्ज सिमिजियन ने एक स्वचालित डिपॉजिट मशीन का आविष्कार किया। हालांकि इसमें नकद वितरण की विशेषताएं नहीं थी। अमेरिकी पेटेंट पहली बार 30 जून 1960 को दायर किया गया था और 26 फरवरी 1963 को प्रदान किया गया था। यूनिवर्सल मैच कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 1961 में न्यूयॉर्क शहर में एक प्रयोगात्मक बैंकोग्राफ स्थापित किया गया था, लेकिन ग्राहक स्वीकृति की कमी के कारण 6 महीने बाद इसे हटा दिया गया था। 1962 में एड्रियन एस फील्ड ने उपयोगकर्ता की सुरक्षित रूप से पहचान करने और वस्तुओं या सेवाओं के वितरण को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए एक कार्ड प्रणाली के विचार का आविष्कार किया। इसे जून 1964 में यूके पेटेंट 959713 प्रदान किया गया और किंग्स डेवलपमेंट लिमिटेड को सौंपा गया। कंप्यूटर लोन मशीन नामक एक जापानी उपकरण ने क्रेडिट कार्ड डालने के बाद 5% प्रति वर्ष की दर से 3 महीने के ऋण के रूप में नकदी की आपूर्ति की। डिवाइस 1966 में काम कर रहा था, हालांकि डिवाइस के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। चौथा, दोस्तों, वैसे में हम सब जानते हैं कि मोटापा एक बहुत ही बीमारियों का बड़ा घर है, पर हम क्या यह जानते कि जापान में मोटा होने पर भी आपको कर देना पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, एक मोटा कर एक कर या अधिक भार है जो मोटे भोजन, पेय पदार्थ या अधिक वजन वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है। इसे पिगोवियन करा धान का एक उदाहरण माना जाता है।
फैट टैक्स का उद्देश्य अस्वास्थ्यकर आहार को हतोत्साहित करना और मोटापे की आर्थिक लागत को ऑफसेट करना है। फैट टैक्स का उद्देश्य मोटापे से जुड़े खाद्य पदार्थों की खपत को कम करना है। एक संबंधित विचार उन खाद्य पदार्थों पर कर लगाना है जो कोरोनरी हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे जैसे भोजन की कीमत घटती है वैसे वैसे लोग मोटे हो जाते हैं। वास्तव में खाने का व्यवहार पोषण शिक्षा की तुलना में मूल्य वृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। अनुमान बताते हैं कि चीनी मीठे पेय पदार्थों पर 1% प्रति औंस कर उन पेय पदार्थों की खपत को 25% तक कम कर सकता है। हालांकि इस बात के भी प्रमाण है कि मोटे व्यक्ति सामान्य वजन वाले व्यक्ति की तुलना में भोजन की कीमत में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। मोटा कर लागू करने के लिए यह निर्दिष्ट करना आवश्यक है कि किन खाद्य और पेय उत्पादों को लक्षित किया जाएगा। यह सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि लापरवाही से चुने गए खाद्य कर के आश्चर्यजनक और विकृत प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए खपत के पैटर्न से पता चलता है कि संतृप्त वसा पर कर लगाने से उपभोक्ताओं को अपने नमक का सेवन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे हृदय संबंधी मृत्यु के लिए खुद को अधिक जोखिम में ढाल दिया जाएगा। वर्तमान प्रस्ताव अक्सर कराधान के लक्ष्य के रूप में चीनी मीठे पेय को बाहर कर देते हैं। क्रॉस सेक्शनल भावी और प्रायोगिक अध्ययनों में मोटापे और चीनी मीठे पेय के सेवन के बीच संबंध पाया गया है। हालांकि प्रयोगात्मक अध्ययन हमेशा एक संग नहीं मिला और प्रभाव का आकार बहुत ही मामूली हो सकता है। चूंकि गरीब अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं, इसलिए एक मोटा कर प्रतिगामी हो सकता है। मुख्य रूप से कैलोरी प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों पर थोड़ा अन्य पोषण मूल्य के साथ कर लगाने से यह समस्या कम हो जाती है, क्योंकि औद्योगिक देशों के आहार में कैलोरी कई स्रोतों से आसानी से उपलब्ध है। मोटे कर को गरीबों के लिए कम बोझिल बनाने के लिए समर्थकों ने स्वस्थ भोजन और स्वस्थ शिक्षा और सब्सिडी देने के लिए राजस्व निर्धारित करने की सिफारिश भी की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे भारत देश में अन्य कर के साथ ये मोटा कर भी लगना चाहिए? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5वां, दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची के बारे में कौन नहीं जानता? क्या आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची ने मुक्त करने के लिए पिंजरे में बंद जानवरों को बाजार से खरीदते हैं? जी हाँ दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची ने उन्हें आज़ाद करने के लिए बाजार से पिंजरे में बंद जानवर को खरीदते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत से 16वीं शताब्दी के शुरुआत में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए यह एक असामान्य विशेषता थी, तो वह इतना अलग क्यों था? लियोनार्डो दा विंची अपनी बुद्धि और कलात्मक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हैं। कला और आविष्कार में उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करते हैं। उनके कार्यों के जटिल विवरण ने लोगों को पीढ़ियों से विस्मय में छोड़ दिया है, खासकर जब बात उनकी कला के काम की हो। यह ऐसा है मानो उस आदमी का कोई विशेष संबंध था या उसके आसपास की प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ थी। शायद यही कारण है कि उनके मन में अपने कई समकालीन की तुलना में जानवरों के लिए अधिक दया थी। लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने उन्हें आज़ाद करने के लिए न केवल बाजार से पिंजरे में बंद जानवरों को खरीदा, वह सचमुच उनसे प्यार करने लगते थे और चाहता था कि उन्हें कोई नुकसान न हो। वास्तव में वह एक सख्त शाकाहारी थे और एक अत्यंत सख्त आहार का पालन करते थे जो मांस खाने से मना करता था। फिर से यह एक विशेषता थी जो उस समय के अधिकांश लोगों से बहुत ही भिन्न थी। हमें यकीन है कि पेटा उन्हें पशु प्रेम के लिए अपने पोस्टर बॉय के रूप में रखना पसंद करते हैं। अगर यह उनके आविष्कारों और सैन्य उपकरणों के डिजाइन के लिए नहीं होता, यहाँ आदमी के बारे में थोड़ी और जानकारी है। वह इटली के फ्लोरेंस के ठीक बाहर विंची शहर में एक 25 वर्षीय नोटरी और एक किसान लड़की के नाजायज बेटे के रूप में पैदा हुए थे। भले ही वह नाजायज थे, उसके पिता ने उस समय में उसकी देखभाल की जब वह एक शिशु था और उसकी माँ दूसरे शहर में चली गई और शादी कर ली। ये लियोनार्डो और बाकी दुनिया दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। अपने पिता के व्यवसाय के कारण उन्होंने विद्वानों की पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त की, जिसने उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, लेकिन विंची को उसकी कलात्मक प्रतिभा के लिए अत्यधिक माना जाता था, कुछ ऐसा जो निश्चित रूप से एक युवा व्यक्ति को प्रभावित करता था। अपने जीवन के अंत में वह अपने दाहिने हाथ में पक्षाघात से पीड़ित थे, लेकिन इसने उन्हें अपने काम से नहीं रोका। उन्होंने 2 मई 1519 को अपनी मृत्यु तक पढ़ना और चित्रित बनाना जारी रखा। दोस्तों, यहाँ पर पक्षाघात का मतलब है पैरालिसिस।
तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।